देखो, आपने ये फेमस लाइन तो सुनी ही होगी कि विलन्स जन्म नहीं लेते हैं बल्कि समाज की ओर से उन्हें विलन्स बनाया जाता है। जैसे एक अच्छे खासे इंसान के साथ अगर बचपन से ही लोग बुरा करते हुए आए हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब उस अच्छे इंसान का मोम सा दिल पत्थर में बदल जाएगा और फिर उसे किसी पे भी दया नहीं आएगी। एंड इसी तरह सिर्फ समाज का एक गलत इंटरफेरेंस एक अच्छे आदमी को बुरा बना देता है। लेकिन अब ये सिर्फ इंसानों के केस में नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इसी से ले सकते हो कि अगर शेर जैसे खूंखार शिकारी को भी प्यार से पाला जाए तो वो भी एक टाइम बाद इंसानों में घुल मिल जाएगा और फिर वो उन्हें अपना ही परिवार समझेगा। और आज के टाइम पे बहुत से लोग शेरों को बचपन से पालते भी है। अब एक और बड़ा एग्जाम्पल आप भेड़ियों का ले सकते हो, जो कि काफी ही ज्यादा खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। लेकिन जब हजारों साल पहले उन्होंने इंसानों के साथ रहना शुरू किया तो उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन के चलते वो आज हमारे समाज का ही एक हिस्सा बन गए हैं। तो एक टाइम के लिए प्यार पत्थर को भी मोम में बदल सकता है, लेकिन इसके अपोजिट नफरत मोम को भी पत्थर में बदल सकती है। और किसी के मन में ये नफरत तब पैदा होती है जब कोई दूसरा उसके साथ बुरा बिहेवियर करे। अब इसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमें हाल ही में आई जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी में देखने को मिल जाता है, जहां पर नफरत और कुछ गलतियों के चलते एक अच्छा खासा डायनासोर इस तरह के मॉन्स्टर में बदल गया। अब हाँ यार, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का डी-रेक्स जो कि अपने जन्म से ही इतना बुरा नहीं था, और इसके कई बड़े एग्जांपल्स हमें मूवी में देखने को भी मिलते हैं। जैसे पूरी मूवी में डी-रेक्स ने बिन वजह किसी भी इंसान को नहीं मारा। लाइक उसने जो 2 बार इंसानों पे अटैक किए थे वो भी अनजाने में किए थे। अब पहली बार तो जब डी-रेक्स एक हेलीकॉप्टर पे अटैक करता है तो वो हेलीकॉप्टर की उस लाइट को देख के अट्रैक्ट हो गया था, जो कि हेलीकॉप्टर में बैठे लोग नीचे की तरफ मार रहे थे। और इसी कारण से डी-रेक्स ने हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ उसने एक इंसान पे अटैक नहीं किया था, क्योंकि अगर वो उस टाइम चाहता तो उसके जस्ट आगे खड़े डॉक्टर हेनरी लूमिस पे भी अटैक कर सकता था। पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि डी-रेक्स का इंटेंशन इंसानों पे अटैक करना नहीं था, बल्कि वो तो बस लाइट्स को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन इसके बाद जब डी-रेक्स मार्टिन क्रैब्स पे अटैक करता है तो यहाँ गलती मार्टिन की ही थी, क्योंकि वो एक गाड़ी को जोर से चला के उसको डी-रेक्स के अंदर मारना चाहता था। तो यहाँ भी डी-रेक्स ने जानबूझ के किसी इंसान पे अटैक नहीं किया, बल्कि शुरुआत पहले इंसानों ने ही की थी, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहता तो उसके पास बहुत टाइम था उस छोटी बच्ची पे अटैक करने का, जो कि उस टाइम उसके जस्ट आगे खड़ी थी। पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि बाकी डायनासोर्स की तरह डी-रेक्स का इंटेंशन इंसानों को मारना नहीं था, बल्कि वो तो इंसानों और उनके साथ आई चीजों को देखकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था कि आखिर ये चीज क्या है। क्योंकि डी-रेक्स पिछले कई सालों से अकेला इस रिसर्च फैसिलिटी में था और शायद से वो बस इंसानों और उनकी चीजों के साथ खेल रहा था। क्योंकि अगेन मूवी के लास्ट में हमें इसका एक और बड़ा एग्जांपल मिलता है, जहां पर सभी को लगता है कि डी-रेक्स डनकन को मारने के लिए उसके पीछे गया था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि डनकन सही सलामत वापस आ जाता है, क्योंकि डी-रेक्स फिर से लाइट को देख के हैरान हो गया था कि आखिर ये चीज क्या है। तो इसीलिए जो फ्लेयर डनकन ने अपने हाथ में जला रखी थी, डी-रेक्स उसे देख के उसके पीछे गया था। और जब डनकन की फ्लेयर बंद हो गई तो उसके बाद वो बिना डनकन को मारे वहां से चला गया, क्योंकि अगर डी-रेक्स उसे मारना चाहता तो उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि वो डनकन को पानी में भी आसानी से ढूंढ सकता था, जो कि क्लियरली इस बात को शो करता है कि बाकी के डायनासोर्स की तरह डी-रेक्स एक खूंखार शिकारी की तरह बड़ा नहीं हुआ है। और जो शिकार वो करता भी है वो भी उसे मजबूरी में अपनी बायोलॉजी के कारण करना पड़ता है, पर असल में उसे किसी को मारना पसंद नहीं है। लेकिन इसके ऑपोजिट इंसानों ने इस डायनासोर के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। लाइक इतना कि इसकी जगह अगर कोई और होता तो वो कब का मारा जाता। अब कैसे? तो यार इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, यानी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के फेल्ड हाइब्रिड डायनासोर डी-रेक्स और उसकी अनसुनी कहानी के बारे में, जो कि तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या डी-रेक्स सच में एक विलन था। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हम क्रिएटर्स को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज कर देना। तो अब ये जानने के लिए कि आखिर क्यों डी-रेक्स इतना बदसूरत बन गया था, आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर डी-रेक्स को बनाया ही क्यों जा रहा था। तो जुरासिक पार्क 3 के इवेंट्स के दौरान इंजन बुरी तरह से कोलैप्स हो जाती है और फिर उससे एक न्यू कंपनी मसरानी ग्लोबल्स खरीद लेती है, जो कि फिर साल 2002 में फिर से पार्क को रीबिल्ड करने की कोशिश करती है और ऑफिशियली 2005 में पार्क सबके लिए ओपन भी हो जाता है। अब शुरू में तो पार्क में दुनिया भर से करोड़ों लोग आ रहे थे और उन्होंने रातों रात मसरानी ग्लोबल्स को अंधा पैसा छाप के दिया। लेकिन 5 साल बाद लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे पार्क से गिरता जा रहा था, क्योंकि इन 5 सालों में उन्होंने लगभग सभी डायनासोर्स को देख लिया था। पर मसरानी ग्लोबल को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने पार्क की अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर हेनरी वू से मदद मांगी और फिर उन्होंने जो तरीका निकाला उसी ने आगे चलकर डी-रेक्स जैसे एक मॉन्स्टर को जन्म दिया। अब कैसे? तो जब जनता नॉर्मल डायनासोर से बोर हो गई तो डॉक्टर हेनरी वू ने जेनेटिकली मॉडिफाइड डायनासोर्स यानी हाइब्रिड डायनासोर्स को बनाने का सोचा और उन्होंने अपना फर्स्ट हाइब्रिड साल 2009 में बनाया, जो कि स्कॉर्पियोस रेक्स था। और इसके बाद
बाद 2012 में फ्रेंचाइजी के सबसे खतरनाक और फेमस इंडोमिनस रेक्स को बनाया एंड फॉलन किंगडम में भी हमें एक और हाइब्रिड इंडोरेप्टर देखने को मिला। लेकिन यार अब ये तो वो सभी हाइब्रिड्स थे जिनकी किस्मत अच्छी होने के कारण डॉक्टर हेनरी वू ने इन्हें सक्सेसफुली बना लिया था, पर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। यानी 2010 के आसपास साइंटिस्ट से एक ऐसा हाइब्रिड डायनासोर बन गया था जो कि डायनासोर कम और एक मोस्टर ज्यादा था। अब हाँ यार टी-रेक्स, अब ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट इस डायनासोर से एक बिल्कुल ही अलग और बड़ा डायनासोर बनाना चाहते थे जैसा पहले कभी किसी ने ना देखा हो। अब इसके लिए वो टी-रेक्स के डीएनए में कई और तरह के डायनासोर्स और आज के एनिमल्स का डीएनए मिलाने वाले थे। अब सबसे पहले इसके लिए उन्होंने एक बिल्कुल ही नए आइलैंड को चुना क्योंकि इस काम में काफी ज्यादा खतरा था, और फिर उन्होंने अपने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया जिसमें टी-रेक्स के अलावा भी कई और हाइब्रिड्स बन रहे थे जिनमें एक बड़ा नाम म्यूटाडोन का आता है। लेकिन म्यूटाडोन की किस्मत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितनी कि टी-रेक्स की थी, क्योंकि म्यूटाडोन लगभग वैसा ही बन गया था जैसा कि साइंटिस्ट उसे बनाना चाहते थे। अब टी-रेक्स को साइंटिस्ट बनाना तो कुछ ऐसा चाहते थे, यानी एक बहुत ही बड़े साइज का टी-रेक्स, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण वो बन ऐसा गया। अब सबसे पहले तो टी-रेक्स के ऐसे अजीब से चेहरे के पीछे फ्रॉग का डीएनए जिम्मेदार है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जुरासिक यूनिवर्स के हर डायनासोर को बनाने में फ्रॉग का डीएनए यूज हो रहा था। तो वही टी-रेक्स के साथ भी हुआ, बट प्रोसेस में गड़बड़ी होने के कारण हुआ ये कि जहाँ टी-रेक्स की बॉडी टी-रेक्स जैसी होनी चाहिए थी वहीं वो आधी फ्रॉग जैसी बन गई। मतलब उसका एक बड़ा सा सर निकल गया जो कि बिल्कुल फ्रॉग जैसा था, और फ्रॉग की ही तरह टी-रेक्स की आंखें भी उसके मुंह के काफी दूर निकल गई। पर टी-रेक्स का डीएनए यूज होने के कारण उसके फ्रॉग जैसे मुंह में बहुत ही खतरनाक दांत निकल आए और आगे की तरफ 2 छोटे हाथ भी निकल गए। लेकिन इसके अलावा साइंटिस्ट टी-रेक्स को बड़ा बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टी-रेक्स के डीएनए में किसी बड़े टेरेस्ट्रियल डायनासोर के डीएनए का भी यूज किया होगा। अब वो बस टी-रेक्स का साइज बड़ा करना चाहते थे, लेकिन असल में हुआ ये कि टी-रेक्स का साइज तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन बड़े ही अजीब तरीके से उसके आगे की तरफ 2 बड़े हाथ भी निकल आए जो कि उसे चलते टाइम काफी ज्यादा दर्द भी देते हैं। अब आपने मूवी में ये तो देखा ही होगा कि टी-रेक्स बाकी के डायनासोर्स की तरह फुर्तीला और तेज नहीं था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि शायद उसका ये प्रोसेस उसे दर्द देता होगा, यानी जहाँ उसके पीछे 2 बड़े पैर और आगे 2 छोटे हाथ होने चाहिए थे वहीं अब उसके किसी बड़े 4 पैर वाले डायनासोर्स की तरह आगे भी 2 बड़े पैर है और इसके यही 6 हाथ पैर एंड इसका ऐसा चेहरा इसे डायनासोर से एक मोस्टर बना देता है। और इसीलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो टी-रेक्स को पार्क में नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये दिखने में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने टी-रेक्स को मारा नहीं क्योंकि इस पे कई मिलियन डॉलर्स लगे थे, इसीलिए बाकी डायनासोर्स को जहाँ साइंटिस्ट ने आजाद कर दिया वहीं टी-रेक्स को उन्होंने कैद करके उस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर ये ऐसा बना तो बना क्यों। और इसीलिए अब टी-रेक्स को हर दिन बहुत से दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था जिसमें उस पे कई दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स होते थे। लेकिन एक दिन सिक्योरिटी सिस्टम में एक एरर के चलते टी-रेक्स अपने चैम्बर से बाहर निकल गया और उसको इंसानों तक ना पहुंचने देने के लिए वहां पे मौजूद साइंटिस्ट ने उसको उसी रिसर्च फैसिलिटी में कैद कर दिया और उसके बाद उन्होंने उस आइलैंड को खाली कर दिया। लेकिन टी-रेक्स अभी भी उस चैम्बर में ही कैद था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो बाहर आ जाता तो शायद वो बाकी के डायनासोर्स के लिए खतरा बन जाता। लेकिन इसके बाद बाकी सभी डायनासोर्स जहां आजाद घूम रहे थे वहीं टी-रेक्स अभी भी उसी चैम्बर में था और उसने तब तक जैसे तैसे भूख प्यास से खुद को सर्वाइव किया जब तक कि उसे उस लैब से कोई बाहर ना निकाल देता। लेकिन अब अपना बचपन लैब में गुजारने के कारण बेबी टी-रेक्स उस लैब को ही अपना घर समझने लग गया था और बाहर आने के बाद भी वो उसी लैब के आसपास रहता था। लेकिन आजाद होने के बाद भी उसका ये दर्द अभी कम नहीं हुआ था क्योंकि बाकी डायनासोर्स को जहां अपने जैसे और डायनासोर्स मिल गए थे वहीं टी-रेक्स पूरे आइलैंड पे अकेला अपने जैसा था और इसके ऐसे मुंह के कारण कोई इसके पास आना भी नहीं चाहता था। इसीलिए टी-रेक्स ने पूरे 17 साल अकेले ही गुजार दिए बिना किसी पार्टनर या दोस्त के। और इसीलिए जब 17 साल बाद इंसान फिर से इस आइलैंड पे आए तो टी-रेक्स उनको मारने की बजाय ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है कौन, और उसका बिहेवियर अभी भी किसी बच्चे की तरह था जो कि चमकती चीजों को देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन यार अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर टी-रेक्स को आजाद किसने किया, क्योंकि मूवी में हमने देखा था कि जिस जगह टी-रेक्स कैद था उसका दरवाजा खुला था और उसे सिर्फ इन कंट्रोल से ही खोला जा सकता है जो कि सिर्फ इंसान या कोई उन जैसा ही कर सकता है। बट इंसानों ने तो जानबूझ कर टी-रेक्स को कैद कर दिया था, तो फिर उसे आजाद किसने किया होगा। अब ये मत सोचना कि टी-रेक्स दरवाजा तोड़ के आ गया होगा, क्योंकि वो दरवाजा स्पेशली उसे रोकने के लिए ही बनाया गया था, यानी वो बहुत ज्यादा मजबूत था। तो टी-रेक्स आखिर बाहर आया कैसे। तो अब यार अगर इस पे भी एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में टी-रेक्स पार्ट 2 जरूर लिखना, क्योंकि इसका आंसर जान के तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। तो अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर तब तक के लिए तुम ये जान सकते हो कि क्या टी-रेक्स अपने ही जितने बड़े एक गॉडजिला यानी ओडो आइलैंड वाले गॉडजिला को हरा सकता है। तो इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।